चलिए, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चलती होगी और आपको विदित हम आपके लिए एनटीपीसी सीबीटी में एग्ज़ाम की तैयारी हेतु तत्पर लगे हुए हैं। इसके लिए हम पिछले ईयर की एग्ज़ाम ध्यान रखें 2019 में फॉर्म फिल हुआ था। जो विद्यार्थी नए उनको बता दें, नहीं तो आप कहोगे कि कहीं भी से आप पढ़ाते रहते हो। तो 2019 में एग्ज़ाम फॉर्म फिल हुआ था और कोरोना काल आया तो 2020 ये लास्ट मंथ और 2021 में एग्ज़ाम हुआ था। तो हम अभी 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, आप देख पा रहे हैं महीना, आप देख लीजिएगा 28/12/2020 का एग्ज़ाम डेट है और सितंबर 2 का पेपर है। इस प्रकार आपको हम पहले दिखा देंगे भाई कि जो पीडीएफ है वो सही है गलत है, नहीं तो आप कहोगे किसी भी भर्ती परीक्षा का पीडीएफ उठा के लाल हल करवाते हो, तो बिल्कुल गलत बात है। सही सटीक जानकारी मिलेगी और आपको बता दें हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको प्रश्नों का भंडार मिल जाए। अभी तक आपको बता दें 70 से 80 के बीच में हमने वीडियो बना के रख चुके हैं, आप जाके देखो और अभी बन रहे हैं कंटिन्यू। जहाँ पर आपको नए विद्यार्थी तो मैथ्स मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, जीके जीएस मिलेगा और जीके जीएस में आपको साइंस से मिलेगा, साथ में कंप्यूटर मिलेगा। जो भी आप जीके जीएस बनता है, इतिहास, भूगोल, राजनीति अर्थशास्त्र पूरा आपको एक साथ मिलेगा। और आपको पता होनी चाहिए मैथ्स के 30 प्रश्न आएंगे, रीजनिंग के 30 प्रश्न आएंगे, जीके के यहाँ पर आप कंप्यूटर साइंस मिला के पूरा 40 प्रश्न आएगा। तो पूरा 100 नंबर का पेपर आने वाला है। तो हम जीके जीएस को 2 पार्ट में कवर करेंगे, 20-20 प्रश्नों को, ठीक है। एक शिफ्ट आपको 2 पार्टों में कवर होगा। तो लेके चलते हैं पहला प्रश्न को। सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेंगे क्रम से, ठीक है, याद रखें। और क्योंकि अब जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट करवाया जा रहा, अब इसमें आपको सिस्टमेटिक मैथ्स का प्रश्न अलग मिलेगा, रीजनिंग अलग मिलेगा, जीके जीएस अलग मिलेगा। तो फिलहाल उस समय ऐसा नहीं हुआ करता था, तो आपको अलग अलग प्रश्न क्रमांक मिलेगा। देखते हैं लास्ट तक पढ़। तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? और आपको बता दें, भले एनटीपीसी का प्रश्न चल रहा है, आपको ग्रुप डी में भी काम देगा और रेलवे के आरआरबी के समस्त भर्ती परीक्षा में आप काम देने वाला। एसएससी बैंक, स्टेट लेवल, एमपी, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको सब जगह काम देगा, ठीक है। और रही बात, आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? याद रखें, आप तो जानते होंगे टिहरी जो एक बहुत बड़ा बांध, याद रखें यह आपके उत्तराखंड में स्थित है। तो आप सोच सकते हो कि टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, आप समझ पाएंगे, यही आपका आंसर आएगा। तो टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में स्थित एक परियोजना है और जो टिहरी बांध पर स्थित है। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, याद रखें, प्रश्नों को याद करते चलो और प्रश्नों का तरीका, प्रश्नों किस इतिहास का, भूगोल का, अर्थशास्त्र का, राजनीति किसका पूछ रहा आप लोग समझते चलो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, प्रश्न क्रमांक 9 है, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कौमा ने फहराया था। और आप पता चाहिए भारत में पहली बार मैडम भीकामा जी ने फहराया था। तो जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ड में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? याद रखें, इंदुलाल योगनिक, याद रखिएगा। तो पहली बार जो भारत का झंडा है मैडम भीकामा द्वारा फहराया गया था, जो स्टुटगार्ट में फहराया गया था और इसको ब्रिटिश भारत में वहाँ से चोरी छुपे लाया कौन था? इंदुलाल योगनिक। तो थोड़ा सा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, हार्डली से प्रश्न पूछ रहा भाई, है कि नहीं। तो पहली बार झंडा किसने फहराया? तो क्या बोलेंगे? मैडम जी भीकामा। और उसी झंडे को ब्रिटिश भारत में हमारे इंदुलाल याग्निक ने चोरी छुपे लाया था। तो ऐसे प्रश्न पूछा जी, आप थोड़ा समझना पड़ेगा। अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, याद रखेंगे इसमें भारतीय जो मौलिक कर्तव्य हैं, जिनकी संख्या वर्तमान में आप पता 11 है और 8 मौलिक कर्तव्यों को सरदार सरोवर समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये प्रश्न में हमें पूछ चुका, याद रखें। तो सरदार सरोवर समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो रूस से लाए गए हैं और इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। अगली भर्ती में भी आपको इस प्रकार के प्रश्न और यही प्रश्न भी मिल सकता है, याद रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो पुरस्कार से संबंधित प्रश्न भी आपको मिलेगा। तो कौन सा जो पुरस्कार है जो संगीत से संबंधित है? याद रखें, ऑप्शन नंबर डी आपका है ग्रैमी। तो ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, याद रखें। और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं और अगला प्रश्न आपके समक्ष है। यहाँ पर आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, खेल, साइंस, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पूरे प्रश्न आपको कंबाइन मिलेंगे। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर
गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो याद रखेंगे, तो गैस के नियम आप जहाँ पर देख पा रहे होंगे सभी गैस के नियम हैं। तो गैस के नियम याद रखें, बॉयल का गैस के नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर जो गैस का आयतन होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जी बॉयल का नियम कहता है। तो आप याद रखें, हम आपको जीके के प्रश्न दिखाएंगे किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन से टॉपिक का प्रश्न आ रहा है, उसका आंसर क्या आ रहा है। बाकी आपको खुद समझना पड़ेगा कि हमें पढ़ना क्या है, और आप प्रश्नों को देख देख कर समझने का प्रयास करें। आपको पता है एग्ज़ाम डेट तो फिक्स हो गया है, तो 5 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जो चलेगा 23 जून तक। तो इस डेट में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, तो हमारे पास समय बहुत कम बचा है। लगभग 15 दिन का समय है शुरुआत करने की बात करते हैं ना। अगर आपका लास्ट में एग्ज़ाम है तो फिर बल्ले बल्ले होने वाला है। आप पूरा जीकेजीएस का एनालिसिस हमसे भी पढ़ सकते हो, हम जीकेजीएस का एनालिसिस कवर कराएंगे 5 जून से, याद रखें। बाकी फिर जीकेजीएस का प्रश्न बंद हो जाएगा, ओनली जीकेजीएस का एनालिसिस कवर होगा, मैथ्स रीजनिंग तो चलेगा, ठीक है। चलिए, तो बॉयल्स का नियम कहता है, जो आप प्रश्न में देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न लेके चलते हैं, प्रश्नों को समझो और पूरी डिटेल में पढ़ो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न अर्थशास्त्र का आया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था, या भारत में जो राष्ट्रीय आय निकाला जाता है इसके लिए पहली बार हमारे अर्थशास्त्री कौन, दादा भाई नौरोजी ने पहली बार प्रयास किया था, याद रखेंगे। और राष्ट्रीय आय की गणना NSO, जिसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ये संस्था, याद रखेंगे। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, यह संस्था करती है। और पहली बार इसका प्रयास किसने किया था, हमारे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम वयोवृद्ध या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, याद रखें, जो बहुत अच्छे काम करके गए हैं भारत में। अगला प्रश्न आपके समक्ष साइंस का आया है, और ग्रुप डी में भी आप काम देगा। और आपको बता दें, हम अगर आप MP आबकारी तैयारी कर रहे हो माना जाए, मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, तो आप बता दें हम इसके भी PY सीरीज चला रहे हैं। बाकी मैथ्स और रीजनिंग फिलहाल बंद है, लेकिन बहुत से वीडियो हम पढ़ा के रख चुके हैं। और GKGS और साइंस अल्टरनेट पर डे आप कवर हो रहा है, GKGS साइंस कवर हो रहा है, जो 35 प्रश्न के आने वाले हैं दोनों मिला के, समझ गए, GKGS साइंस। तो बाकी रीजनिंग मैथ्स तो आपको आएगा 65 प्रश्न का। तो आप लोग पढ़ना चाहते हो पढ़ के देख सकते हो, और बहुत शानदार PY की सीरीज चल रही है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं NTPC का है, निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो परिसंचरण मतलब ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, ठीक है, जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, कि ब्लड रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम परिसंचरण कहते हैं। यहाँ रक्त नहीं बोल देते, नहीं तो बोल देता रक्त परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। तो याद रखें भाई, छोटी आंत का काम तो क्या है, ये तो पाचन प्रक्रिया में सहायता करता है ना, तो भाई रक्त थोड़ी ले जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इनका काम है रक्त परिसंचरण का करना। बाकी ये ऑप्शन छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, इन सब का काम क्या होता है, भोजन का पाचन करना। और सबसे बड़ी पाचन अंग अगर आप पूछे तो बड़ी आंत है, और अवशोषण प्रक्रिया भी बड़ी आंत में होती है। और ये सब हमें पहले से प्रश्न पूछ चुका, याद रखें, समझ गए। चलिए बच्चा, बढ़िया तरीके से विश्वास के साथ पढ़िएगा, और जो प्रश्न आ रहा है उससे डिटेल आप अपने समय अपने हिसाब से आप गूगल यूट्यूब के माध्यम से निकाल के पढ़ लीजिएगा। बाकी PY के प्रश्न दिखा रहे हैं, डिटेल ज़्यादा पढ़ाएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। इस चक्कर से आपको प्रश्नों को अवगत करा रहे हैं, आइडिया लगवा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, किस प्रकार डीपी आने। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, मोपला विद्रोह, और एक बार नहीं आया यह प्रश्न, पहले ही आ चुका है। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, 1921 से 1922 के बीच में। अब आपको बताना है किस किस के बीच हुआ था युद्ध। अब विद्रोह तो हुआ था, मतलब लड़ाई हुई थी, विद्रोह हुआ था, दो पक्ष तो रहे होंगे, तो उन दोनों पक्षों को आपको खोज के कमेंट बॉक्स में बताना है। वैसे आप लोग अभी तक कमेंट बॉक्स में आंसर देते ही नहीं हो, क्या आप पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो क्या, कि आप अपना लक्ष्य लेके नहीं चल रहे हो रेलवे भर्ती परीक्षा में। भाई NTPC CBT में तैयारी चल रही है, आपको LP में प्रश्न काम देगा, JEE में काम देगा, RPF कांस्टेबल SI दोबारा फिर से आएगा, फिर वहाँ काम देगा। अभी तो 2024 का कैलेंडर का आपने एग्जाम दिया है ना, अभी तो 25 का आने वाला भाई, फिर से आएगा RPF कांस्टेबल SI का। फिर तो तैयारी यहीं से करते चलो ना, जहाँ तैयारी करोगे तो बेटर आपका तैयारी हो जाएगा आने वाले पेपर के लिए। तो मैं मोपला विद्रोह है, याद रखें, मोपला या 1921 और 22 सन के बीच हुआ था, और किस किस के बीच हुआ था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं उम्मीद है, आशा है कि आप बताओगे, पढ़ने वाले बच्चे होंगे। तो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी।
तो मैं आपको बता दूं, योजना कार्यक्रम से प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहा है और अभी तक हम आपको पता 17 सीवीडी बन चुके हैं, मतलब समझ रहे ना, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैस का बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं। कम से कम आप मान लो हर पार्ट का 20-20 प्रश्न बन चुका है। तो 20-20 प्रश्न बन चुका मतलब भाई आपके लिए ज़िंदगी के लिए काम लायक है नहीं। अरे 100% आप साथ देना। और आपको बता दें ग्रुप डी के प्रश्न भी हमने ऐड किया इस पीवाई की सीरीज में, और साथ में जो आरपीएफ कांस्टेबल का हुआ था उसके भी प्रश्न आपको हमने यहाँ बताएं ऐड किया है। तो आपको तीनों को कंबाइन होकर पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल सही तरीके से मजा जाएगा पेपर देने में आना, समझ गए नहीं। तो आप यही मत देखिएगा, पीछे जाके भी देखिएगा। अभी आप शुरुआत से पढ़ोगे ना तो 1 महीने में अगर 15 दिन में अच्छे से पढ़ते हो माना जाए, टॉपिक उठा के प्रश्नों को, आप नहीं पार हो जाएगी। तो भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी, इसका हमें क्या पूछ रहा है, उद्देश्य पूछ रहा है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनरुद्धार करने के लिए, मतलब पुनरुद्धार, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं उनकी जो स्थिति दयनीय हो गई थी तो उसको ठीक ठाक करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया था। तो योजना का उद्देश्य पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 32 नंबर शिफ्ट, वही तारीख वहीं चल रही है। येन खालिस्तान की मुद्रा है और हमें आपको बताते बहुत खुशी हो रही है कि हम आप प्रयास कर रहे हैं सही सही जानकारी के माध्यम से। तो हमसे पर डे 5 और 10 विद्यार्थी के बीच में संख्या में जुड़ रहे हैं, जिससे हमें लगता है कि शायद हम विद्यार्थी को कुछ काम कर पा रहे हैं, तब हमसे लोग जुड़ रहे हैं। वैसे भी कोई भी किसी को व्यक्ति को पसंद नहीं कर सकता या उनसे जुड़ नहीं सकता जब तक उनके लिए वो बेहतर काम ना करे। तो मैं सोचता हूँ कि आप मुझसे सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करता रहूँगा। और मुझे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मैं क्यों ना करूँ, उनके लिए मेहनत करूँगा ना भाई, चलिएगा। और आप 100% श्योर होकर पढ़ें, सही जानकारी मिलेगी, पेपर में काम देगा, ये बात सोच लीजिएगा। एन किसकी मुद्रा याद रखें, जापान की। इस प्रकार से आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न की बात करें तो आपको सभी देशों की मुद्रा, राजधानियाँ, ये सब पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जापान की राजधानी अगर आप पूछे तो क्या होता है, टोक्यो। क्या होता है, टोक्यो। और इसकी मुद्रा वो क्या होती, एन होती, याद रखें जी, आपका आंसर हो जाएगा। अगला पढ़ने के चलते हैं। तो आपको प्रश्न सिखा दिया, नकल बता दिया कि भाई अगली बार मैं मुद्रा से प्रश्न आ सकता हूँ, तो पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा। तो अगला प्रश्न आपके समक्ष है टैक्सोनॉमी। तो जानते होंगे टैक्सोनॉमी मतलब होता है भाई वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, ठीक है। तो आपको पता है जो प्लांट हैं, प्लांट या जो जीव जंतुओं के वर्गीकरण के लिए हर वैज्ञानिक ने अपना अपना योगदान दिया है। तो जो वर्गीकरण किया है उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, याद रखेंगे तो वो आएगा कॉर्लिनियस, ठीक है। तो जंतुओं को अलग अलग रख कर उन्हें अलग अलग गुणधर्म के हिसाब से रखा जाना या उन्हें वर्गीकृत करना, ये काम सर्वप्रथम किसने किया था, कॉर्लिनियस ने, जिस कारण से उन्हें टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता। तो इस प्रकार से आपको फादर ऑफ साइंस के जितने भी आपके प्रश्न हैं उन्हें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं और तक बने रहेगा विद्यार्थियों, सीख कर ही जाइएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। भंडारा में हमेशा फायदा ही। अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे होंगे और आपको बता दूं हर प्रश्न एक बार नहीं आएगा, वो बार बार आएगा। एक भर्ती में नहीं आया, अगली भर्ती में फिर आएगा। एनटीपीसी में है, ग्रुप डी में काम आएगा, एएलपी में काम आएगा, जेई में काम आएगा, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल फिर से आने वाला, वहाँ फिर काम आएगा। क्योंकि एएलपी 2024 का हो चुका है, उसका CBT 1 CBT 2, अब CBT 1 के लिए एग्जाम वो फॉर्म फिलअप हो चुके, तो फिर से आपको याद रखें कैलेंडर रिवाइज होगा और फिर से वही भर्ती फिर से रिपीट होगी। तो तैयारी बनाए रखो ना भाई, है कि नहीं। ग्रुप डी की एग्जाम 2026 में होगा, लिख के रख लो 2026 में एग्जाम होगा। क्यों होगा, इस बात पे अगर आप पूछना चाहते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपको बता देंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था, याद रखें। तो आप पता होना चाहिए 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेज ही जीते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ाई लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन, रॉबर्ट क्लाइव। आज तक डेट बता चुका हूँ। तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ाई लड़ रहा था और हमारे भारत तरफ से कौन थे, बंगाल के नवाब, कौन, सिराजुद्दौला। इन दोनों भी युद्ध हुआ और आखिरकार रॉबर्ट क्लाइव ने इस लड़ाई पर जीत हासिल की और अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के वर्चस्व को स्थापित किया और यहीं से शुरुआत माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में। चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी की है, ठीक है। अब कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है आपको बता दें, इन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रमंडल। और आपको नहीं पता तो पता होनी चाहिए मेरे भाई, राष्ट्रमंडल गेमों को हम कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं। तो अभी तक या कह सकते हो राष्ट्र, कौन सा राष्ट्र, कौन सा देश है जो 5 बार राष्ट्रमंडल देश जो खेल होते हैं ना, राष्ट्रमंडल खेल, उसकी मेजबानी या वहाँ पर खेल का आयोजन हो चुका है, तो आपका रहेगा ऑस्ट्रेलिया।
और सबसे अधिक बार भी कह सकते हो तो यही रहेगा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और राजधानी आप पता है कैनबरा, तो आपको पता ही होगा कैनबरा, ठीक है, याद रखें कैनबरा इसकी राजधानी है। और आप समझ पाएंगे इसकी जो राष्ट्रीय पशु है तो आप पता होगा कंगारू। कंगारू तो आप जानते हो कंगारू है कि नहीं। तो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो आप समझ लीजिएगा इस प्रकार से हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय, उनकी स्थापना कब हुआ, कहाँ पर स्थापित हैं, और कौन कौन से राष्ट्रीय गेम, अंतर्राष्ट्रीय गेम, ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल गेम है कि नहीं, पैरा ओलंपिक गेम, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखें। इस प्रकार से अभी बताया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो चाहे राष्ट्रीय चाहे राज्य हो, आपको महत्वपूर्ण चीज़ है उन्हें याद करना ही पड़ेगा। तो साहित्य अकादमी याद रखें जो साहित्य के क्षेत्र में अपना काम करता है, इसका जो मुख्यालय याद रखें जी आपकी नई दिल्ली में है कि नहीं, जो भारत की क्या है राजधानी है। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय चाहे राष्ट्रीय संगठन में आज बार बार कह रहा हूँ याद कर लीजिएगा, मतलब कर लीजिएगा, वरना पछताना पड़ेगा बाद में कि सर उस समय PYQ क्लास का जो सीरीज चला रहे थे, प्रश्नों को हमें एक नज़र में दिखा रहे थे कि नज़र मार लो एक बार कि प्रश्न आते कैसे। हम इस सीरीज के माध्यम से आपको वही तो दिखा रहे हैं प्रश्न का तरीका, किस प्रकार के प्रश्न आए थे और फिर आने वाले हैं। अब आप कहोगे सर NTPC तो 21-20 में एग्जाम हुआ था, तो क्या 25 में फंसेगा? बिल्कुल फंसेगा, प्रश्न याद रखें। और हम आपको बता दें अगर अपडेट भी करता है तो हमने ग्रुप D के प्रश्न भी पढ़ाया है, और साथ में RPF जो कांस्टेबल है ना, जिस एग्जाम हाल ही हुआ उसके प्रश्न भी पढ़ाया है। तो फिर तीनों को मिक्सअप करके पढ़ाए है ना। अगर इतने वीडियो अगर आप देख लेते जितने हमने पढ़ाया माना जाए, अभी समय तो बहुत कम बचा है लेकिन फिर भी प्रयास कीजिएगा तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। फिर नहीं आप पार नहीं होगे जो मत कहना फिर, ठीक है। आप हमारी बात मानिए नहीं, शुरुआत से जब पढ़ा रहे थे तो आप कहाँ थे। अभी समय रहता है कम तब व्यक्ति या बच्चा पढ़ने पे लग जाता, नहीं अब पेपर एग्जाम नज़दीक आ गया, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, जो पहले से पढ़ेगा वहीं आगे बढ़ेगा। आपको सोच लो जो पढ़ेगा पहले से, मतलब वो पहले कोर्स करके बैठा फिर रिवाइज कर रहा है, फिर रिवाइज कर रहा है, वही तो बाजी मारेगा। चलिए, तो साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में है, जो भारत की वर्तमान राजधानी। अगला प्रश्न लेके चलते। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, प्रमुख स्मारक व प्रमुख समाधि या प्रमुख स्थल कहाँ पर स्थित हैं, किसने बनवाया है, ये सब आपको प्रश्न पूछेगा। इसके पहले हमने पिछले पार्ट में कवर कराया था, हमें वहाँ प्रश्न पूछा था कि नई दिल्ली में कौन स्थित नहीं है, तो हमने वहाँ बोले थे कौन तो आया था वहाँ पर, फतेहपुर सिकरी का क्या आया था, ये गोल गुंबद ही आया था ना, सॉरी बुलंद दरवाजा आया था। याद रखें कि दिल्ली पर कौन स्थित नहीं है, तो हमने वहाँ बताया था बुलंद दरवाजा नहीं है। तो इसी प्रकार मैं वहाँ पर बोला था कि पिछले पार्ट में कि भाई एक बार जो प्रश्न आ गया है वो अगली बार फिर स्मारक का प्रश्न, यही चीज़ स्मारक है। तो प्रसिद्ध गोल गुबंद कहाँ पर स्थित, याद रखें जो कर्नाटक में, कर्नाटक की राजधानी पता है क्या है, बेंगलुरु है। और पता होनी चाहिए बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सिलिकॉन पाया जाता है। और जो कंप्यूटर की चिप होती है याद रखें सिलिकॉन की बनी होती है, ये प्रश्न बनता है। तो गोल गुंबद एक भारत का स्मारक है जो कर्नाटक में है, और इसे आदिल शाह आदिल शाह ने बनवाया है। ये भी प्रश्न बनता है किसने बनवाया है, तो आदिल शाह ने गोल गुंबद बनवाया है जो कर्नाटक में, याद रखेंगे। और कर्नाटक के कहाँ पर है बोले तो आप बोलेंगे बीजापुर, और अंदर चलते तो कहाँ पर लेगा, कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबद है जो आदिल शाह ने बनवाया है। और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु हम बता चुके हैं। चलिए इस प्रकार से स्मारक के प्रश्न पढ़ लीजिए। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, 42 सितंबर वही तारीख वही है 2020 में आर्थिक विज्ञान, और इसके बाद सेकेंड पार्ट जो कवर होगा वो इसी शिफ्ट का रहेगा, मैं बार बार नहीं बोलूँगा, मैं आपको फर्स्ट पेज दिखाऊंगा, ठीक है। आप समझ जाइएगा पार्ट जो भी रहेगा। तो आपको पता है कि पार्ट नंबर अगर 21 है तो अगला 22 ही आएगा, तो वो इसी शिफ्ट का रहेगा, है कि नहीं। तो 2020 में आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स साइंस के लिए निम्न में से किससे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसकी शुरुआत 1901 में याद रखेंगे, और स्थापना 1900 माना जाता है, और प्रदान शुरुआत 1901 में हुआ है। और हर इसके 6 क्षेत्र होते हैं नोबेल पुरस्कार के, तो उन्हीं में से एक आर्थिक विज्ञान के लिए बात कर रहा है। आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया था, तो आज ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, थर्ड नंबर रॉबर्ट बी विल्सन। इस प्रकार से आपको नवीनतम अपडेट के रूप में 2025 के प्रश्न पढ़ना पड़ेगा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति। हम आपको सिर्फ इशारा कर रहे हैं प्रश्न का तरीका। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है 44 जालियांवाला बाग नरसंहार, जिसे हत्याकांड भी कहते हैं, याद रखें किस तिथि को हुआ था। और शायद यह प्रश्न पढ़ने वाले हर बच्चे के जुबान में होता है, और जब इस घटना को बच्चे पढ़ते हैं क्लास में तो बड़ी अजीब बात लगती है कि
ऐसे भी घटना घटा था भारत में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखें, सबको याद होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के, कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में घटना घटी थी। और उस समय आप पता होनी चाहिए 1919 में एक्ट आया था जिसे हम क्या बोलते हैं, रॉलेट एक्ट। इस एक्ट का क्या कर रहे थे, भारतवासी विरोध कर रहे थे, और इसी के विरोध में उन्होंने क्या कर रहे थे, बैठे धरने करने पर बैठे थे जालियांवाला बाग, जो पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। और जनरल डायर ने गोली चलवा दिया अंधाधुंध, और यहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए थे। और रही बात यहाँ पर, अनेकों लोग मारे गए, अनेकों परिवार यहाँ बिछड़ गए, और अनेकों साथ बुरा हादसा हुआ। इसलिए इसे जालियांवाला बाग नरसंहार या हत्याकांड कहते हैं। जो डेट आप देख पा रहे हो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसका जो मेन था वो जनरल डायर था, जनरल माइकल ओ डायर। इसको फिर सरदार उधम सिंह, याद रखेंगे, उधम सिंह ने, जो पंजाब के रहने वाले थे, इनके परिवार भी इस हादसे के शिकार हो गए, जिसका बदला लेने इंग्लैंड चले गए। कौन? उधम सिंह ने इंग्लैंड में जाके मारा था फिर किसे? जनरल माइकल ओ डायर को, याद रखिएगा। तो ये बहुत बड़ी प्रश्न। और अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, बिल्कुल शिफ्ट वही तारीख, वहीं जस्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड का पिछला प्रश्न मैं आपको दिखाया, और बस क्रमांक बस चेंज हुआ है, 44 में दिखाया, 45 किसी और का प्रश्न था, रीजनिंग का मैथ्स का प्रश्न था। तो आप बता चुके हैं कि पिछली एग्जाम आया तो उस समय बिल्कुल मिक्सअप थे पूरे प्रश्न, है कि नहीं? ना अलग मैथ्स, ना अलग रीजनिंग, अलग जी। अब ऐसा नहीं हो रहा, अब अलग अलग आपको मिलेगा पूरा, समझ गए नहीं? सिस्टमेटिक। तो 46 क्रमांक आप देख पा रहे होंगे, जालियांवाला बाग नरसंहार। अगर आपको क्वालिटी डिस्टर्ब लगे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और अगर ब्लर होता थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? अब यहाँ पर पूछ लिया कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ऊपर आपने बता दिया हमने डिटेल। तो वो आज उस समय जो वायसराय हुआ करते वो कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लेकिन उस समय जो अंग्रेज अधिकारी भारत में थे वो कौन थे? जनरल डायर, ठीक है, जो जनरल माइकल ओ डायर जिसे कहते हैं, माइकल ओ डायर, ठीक है। तो जनरल माइकल ओ डायर ने निर्देश दिया तो गोली चलाने का, इन्हीं को जाके मारा था सर उधम सिंह इंग्लैंड में। लेकिन उस समय वायसराय कौन थे? अगर पूछे तो क्या बोलेंगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अलग अलग बातें हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न लेके चलते हैं, बने रहें लास्ट तक, देखेंगे 20 प्रश्न और सिखाएंगे आपको, दिखाएंगे, आइडिया लगवाएंगे आपको, नकल बता रहे हैं, पेपर में फंसने वाले प्रश्न हैं, हर भर्ती में आप काम देगा। स्टेट की बात करें, मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं और हम मध्य प्रदेश की भर्ती तैयारी भी करवाते हैं। एमपी आबकारी चल रही है तो वहाँ जाके देखें, एमपी आबकारी आरक्षक PY की कक्षा 2025-26 के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और रही बात आपको वन रक्षा, क्षेत्र जल प्रहरी, एमपी पुलिस, जल्द आने वाला कांस्टेबल का, एमपी आबकारी तो तैयारी चल ही रही है, एमपी SI, एमपी सूबेदार, इस प्रकार से अनेक भर्ती परीक्षा में काम देगा। अगला प्रश्न लेके चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पर्यावरण का प्रश्न आया है। पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र है, मतलब पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र, पृथ्वी एक ग्रह है और इसका उपग्रह इकलौता, कृत्रिम की बात नहीं, प्रकृति की बात कर रहा है, वो कौन है? पृथ्वी का इकलौता उपग्रह। ग्रहों की जो चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, वो कौन है? चंद्रमा है। ये आपका प्राकृतिक है, कृत्रिम तो बहुत सारे हैं। जो सूर्य की चक्कर लगाए उन्हें ग्रह कहते हैं। उन्हीं ग्रह में से एक कौन? पृथ्वी है। इस पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है? याद रखेंगे, वो कहलाएगा जीवमंडल। जहाँ जीव जंतु रहते हैं, वहाँ जहाँ पर जीवन अपन चला रहे हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या को संपन्न कर रहे हैं, उस क्षेत्र को हम पृथ्वी का जीवमंडल कहते हैं, है कि नहीं? अगला प्रश्न आप देख पाएंगे, प्रश्न क्रमांक 15 है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद, याद रखेंगे, विधानसभा अलग होता है, विधान परिषद अलग होता है। तो विधान परिषद है इनमें से किसमें पूछ रहा है? तो याद रखें, अभी लगभग मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लगभग 5 राज्यों के पास विधान परिषद है। और विधानसभा तो सभी राज्यों में है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विधान परिषद गिनती के 5 या 6 के आसपास है। आप लोग कंफर्म बताइएगा। और विधान परिषद सब जगह नहीं है, याद रखें। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला में नहीं, दूसरा में नहीं, तीसरा में नहीं है। ऑप्शन नंबर चौथा आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी है, मुझे याद है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और कौन कौन से राज्य में है और कितने राज्यों में है। बहुत शानदार प्रश्न पूछा, और अगली भर्ती में आपको यहाँ से प्रश्न बनेगा। फिर मत बोलना कि सर आप एक्स्ट्रा फैक्ट बताते समय हमें क्यों नहीं याद करवा दिया कि हमें एक्स्ट्रा पढ़ना था। तो एक्स्ट्रा पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ लीजिएगा, प्रश्न छपेगा। चलिए, तो यहाँ प्रश्नों का टॉप 20 प्रश्नों का समापन होता है।
और शायद हम इन प्रश्नों के माध्यम से आपको आइडिया लगा पाए हों कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार रहने वाला है, कौन से प्रश्न आने वाले, किस प्रकार प्रश्न वाले, कितना हार्डली कितने ईजी प्रश्न आने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और वीडियो शेयर करें जिससे हर विद्यार्थी तक पहुंच सके, वो पढ़ सके, समझ सके। और कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसे लग रहा है और जानकारी आप कैसे लग रही है। सिर्फ आपको हम प्रश्न दिखा रहे हैं, हम डिटेल नहीं समझा रहे। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको प्रश्न से आइडिया लगवा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और आपको किस प्रकार से प्रश्न मिलने वाला है। तो बिल्कुल पेपर 5 से स्टार्ट होगा 23 जून तक, और एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो एग्ज़ाम के लिए एनालिसिस याद रखेंगे, एनालिसिस कवर कराऊंगा मैं, ठीक है। तो एनालिसिस जी के जेस का देखना ना भूलें और बेल आइकन दबा लीजिएगा जिससे नवीनतम वीडियो आप पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और हमसे आप लोग उम्मीद रखते हो तो विश्वास के साथ पढ़ो, हम सही सटीक जानकारी 100% सही दे रहे हैं, आपकी भर्ती में काम देगा। और अभी तक आप नहीं पढ़े हो हमारे चैनल में जाके तो पढ़ लो भाई, काम लाइक जानकारी मिल रही है। थैंक यू फॉर वाचिंग। पढ़ेंगे, लिखेंगे, बढ़ाएंगे और जब तक काम करेंगे जब तक आप पढ़ना चाहते हो, और हर समय प्रयास करूँगा आपको आने वाले वक्त में हम आपके लिए बेहतर प्रयास करें। देखना आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर काम करके दिखाऊंगा और आप कहते रह जाओगे सर मज़ा आया पढ़ने में और बेहतर हम प्रयास करें। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग।